घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज़्यादा मौन और खामोशी तो बेदही जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई, तब बेदही जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई घर में गई तो देखा पति सोमेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे गिर गया। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहती कहती बेदही जी सोमेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। सोमेश जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतज़ार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना? हाँ पता है कैसे आएगा, बेदई जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज़्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ, कहते कहते बेदई जी फूट फूट कर रोने लगीं। लेकिन इस बार सोमेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से बंस की शादी हुई है, तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। बंस सोमेश जी और बेदही जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत है। बंस अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफ़ी सोच समझकर उसकी शादी रोमा से करा दी गई। काफ़ी अरमान थे, बहू घर पर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो वैसे भी उसे बंस के साथ उसके जॉब प्लेस बेंगलुरु ही जाना था। पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन बंस को बेंगलुरु रवाना होना था, उससे एक दिन पहले रोमा ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने बेदई जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो अभी नई नहीं है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह सब गलतफहमी भी सोमेश जी और बेदही जी की दूर हो गई, क्योंकि रोमा जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी बंस रोमा को छोड़कर सोमेश जी और बेदही जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से बंस रोमा के साथ उसके मायके में ही रुकता था। जब सोमेश जी ने बंस से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो बंस ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, रोमा को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी कभार मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन खुश हो जाएगा। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा, हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है, और फिर घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। और इस बार भी यही हुआ। बंस और रोमा पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रोमा के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो बेदई जी तसल्ली कर लेती थीं, पर इस बार उनकी हालत सोमेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर सोमेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रोमा के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रोमा के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह? आइए बैठिए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था। सोमेश जी ने भी अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? रोमा के पापा भी हैरान परेशान थे।
वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उनके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। लेकिन समधी जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतज़ार करती है, पर क्या करे, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए आप और रोमा कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी लगा ही नहीं मुझे। उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान बन गया है, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब आखिर रोमा के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी रोमा की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रोमा के पापा बोले, माफ़ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी को तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रोमा से मुखातिब होकर बोले, रोमा जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उससे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगहों पर बैलेंस बनाकर चलो, और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका न मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रोमा की ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना बैग और वंश का सामान पैक किया और सुमेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोरबेल बजी तो वैदेही जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? वैदेही जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेप गए, पर फिर वंश माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। वैदेही जी फटाफट भागती हुई पूजा घर गई और पूजा की थाली लगा कर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद सुमेश जी भी घर आए और वैदेही जी की खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर सुमेश जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।